Beginning this topic of fall of Damascus, fall of Damascus, it is also considered as, according to some of the intellectuals या academicians, they consider this fall of Damascus as a myth. कुछ लोग इसको reality समझते हैं. जो myth समझते हैं उनका क्या stance है, जो reality इसको समझते हैं उनका क्या stance है. By the way, Damascus में दो बड़ी forces है पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया की. एक वो बड़ी force है जो कि पैन अरब इसकी फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि अरब की नेशनलिज्म हो, यूनिफिकेशन ऑफ द होल अरब, ठीक है. दूसरे साइड पे पैन इस्लामिस्ट है. सो देयर इज अ कांस्टेंट क्लेश बिटवीन पैन अरब्स एंड पैन इस्लामिस्ट. अब जो पैन अरब हैं, इनकी जो बुनियाद रखी गई थी, इसमें कुछ अरसूजी, एक इनके इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, इसके अलावा माइकल या मिशेल अफलाक, ये भी इसमें शामिल हैं. इनके फाउंडिंग जो लीडर्स हैं, ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा अरब जो है वो यूनाइटेड हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए. दूसरे साइड पे है पैन इस्लामिस्ट. पैन इस्लामिस्ट वो लोग हैं जो कि ट्रू मीनिंग में चाहते हैं रिवाइवल ऑफ इस्लाम, रिवाइवल ऑफ इस्लाम. नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पैन अरब एंड पैन इस्लामिस्ट, बिकॉज आपकी जो इनसे जो पार्टी निकलती है उस पार्टी का नाम है बास, ऐसे लिखा जाता है. इस पे आता हूं. जो इनकी पार्टी है, पार्टी इज बास. बास पार्टी इट्स एक्चुअली रिसुरेक्शन. रिसुरेक्शन को हम कह सकते हैं. रिसुरेक्शन बेसिकली मींस ये जो आपके दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक इनका है इराक में, दूसरा इनका है सीरिया में. इराक में सद्दाम हुसैन और सीरिया में बशार अल असद. इनके जो फादर थे उसका नाम था हफीज अल असद, ठीक है. ये दोनों जो है ये इसी बास पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पे अरब की क्या आ जाए, उनकी अथॉरिटी आ जाए. एक सेकुलर ऑर्डर को ये चाहते हैं. कौन से ऑर्डर को? सेकुलर ऑर्डर. जबकि दूसरी साइड पे पैन इस्लामिस्ट है. पैन इस्लामिस्ट में जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबसे फर्स्ट का नाम उसामा बिन लादेन, आपने सुना होगा. उसामा बिन लादेन के अलावा एमन अल जवाहिरी का नाम सुना होगा, ठीक है. ये सारे के सारे पैन इस्लामिस्ट है. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अल-कायदा. अल-कायदा के फिर उसके जो सब ब्रांच में एक और पार्टी है, उसका नाम है जुब्हा अल-नुसरा. और ये जो मॉडर्न डेज में जिसने कॉज किया है फॉल ऑफ डेमास्कस को, उसका नाम क्या है, पार्टी का नाम क्या है? द पार्टी नेम इज HTS, हयात तहरीर अल शाम, ठीक है. और ये जो हयात तहरीर अल शाम है, अभी रिसेंटली इसको लीड करने वाले का नाम क्या है? अल जौलानी है. अल जौलानी बेसिकली कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? ये पैन इस्लामिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं. अब पैन अरब को फिर प्रमोट क्यों कौन करता है? सीरिया में. सीरिया में पैन अरब्स को प्रमोट करने वाले दो बड़े फोर्सेस हैं. द फर्स्ट वन ग्रेटर फोर्स, इट इज रशिया. द सेकंड वन फोर्स, उसका नाम क्या है? रशिया एंड ईरान. रशिया एंड ईरान एक साइड पे है. दूसरे साइड पे इनको पैन इस्लामिस्ट को प्रमोट करने वाले ये वो ऑटोमन एम्पायर हैं जो आपका 1923 में क्या हो चुका था? शटर हो चुका था. सो पैन इस्लामिज्म, ये जो अल जौलानी है, इनको प्रमोट करने वाले, HTS की फिलॉसफी को प्रमोट करने वाले, वो कौन है? आपके पैन इस्लामिस्ट है, जो अल-कायदा का सब ब्रांच है, ठीक है. अब क्या हुआ कि रशिया एक साइड पे प्रमोट कर रहा था, ईरान भी प्रमोट कर रहा था. किसकी हुकूमत को प्रमोट कर रहा था? बशार अल असद की हुकूमत को. लेकिन रशिया को एंगेज किया जाता है कहां पर? यूक्रेन में एंगेज किया जाता है. फिर उसके बाद ईरान को कहां पर एंगेज किया जाता है? इजराइल वालों के साथ. इन दोनों की एंगेजमेंट में फायदा कौन उठा लेता है? किसको फायदा? किसको होता है? टर्की को फायदा होता है. टर्की नाउ कंसिडर्स इटसेल्फ, जो टर्की का रजब तैयब एर्दोगान है, अपने पास लिख सकते हैं, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज द डिफैक्टो लीडर ऑफ द सुन्नी वर्ल्ड. The de facto leader of the Sunni world. Now, why he considers himself to be the de facto leader of the Sunni world? क्योंकि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तुर्की का सारा होल्ड अब किस पे आ गया है? सीरिया के ऊपर आ गया. अब सीरिया में फिर आगे क्या होता है? सीरिया के ऊपर जब इनको ये रिबेलियन फोर्सेस को सपोर्ट मिलती है तुर्की की तरफ से, अल जौलानी को सपोर्ट किया जाता है, अल जौलानी चले जाते हैं, हफीज़ ये जो बशार अल असद की पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है, वो भाग जाते हैं.
अब आपके पास सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में किस चीज का है? रिस्पॉन्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिस्पॉन्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज, वो क्या करते हैं, उनके 1000 सोल्जर्स अभी भी कहां पर हैं? सीरिया में हैं। वो ये चाहते हैं कि आप हमारे 1000 सोल्जर्स को सीरिया से नहीं निकालेंगे। दूसरा, यूएस का सबसे बड़ा स्टैंस है कर्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर है? कुर्दिस्तान का आपने नाम सुना होगा, कर्ड्स। कहते हैं कर्ड्स को भी आप कुछ नहीं कहेंगे। और कर्ड्स की सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ है? तुर्की के साथ है। कर्ड्स की जो पार्टी है इन सीरिया, उसका नाम है एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। समझ आ रही है? अब तुर्की का और अमेरिका का सबसे बड़ा क्लेश किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है? कर्ड्स के ऊपर। क्योंकि तुर्की ये चाहता है कि कर्ड्स को निकाल दिया जाए, जबकि अमेरिका ये चाहते हैं कि कर्ड्स को निकाला नहीं जाएगा। सेकंड वन पॉइंट, व्हाट इज द स्टैंस ऑफ द फ्रांस? क्योंकि यूएस के बाद फ्रांस भी दूसरा बड़ा वीटो पावर है। फ्रांस में 12 साल बाद पहली दफा अपना झंडा जो है वो डेमेस्कस में एम्बेसी के ऊपर लहरा दिया। व्हिच मींस कि फ्रांस क्या कर रहा है, वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता है इस पूरे के पूरे रीजन में। उसको कबूल है अल जोलानी की गवर्नमेंट। इसके अलावा इसमें जो थर्ड स्टैंस है दैट इज कि तुर्की और इजराइल अब रिसेंटली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे ही बशार अल असद की हुकूमत खत्म हो जाती है, वो जैसे निकल जाता है, इजराइल उधर से क्या कर लेता है? अटैक। अब इजराइल की अटैक के बाद इजराइल अभी रिसेंटली माउंट हर्मन तक आ चुका है। माउंट हर्मन से थोड़ा सा आगे फिर क्या है? गोलान हाइट्स। 15% ऑफ द वाटर जो कि एंटर होता है इनटू इजराइल, ये कहां से आता है? ये आपके गोलान हाइट्स से आता है। गोलान हाइट्स को ऑक्युपाई करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब वो रिसेंटली कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 497, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 497, वो इजराइल को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप गोलान हाइट्स के ऊपर किसी भी किस्म की इलीगल ऑक्युपेशन नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन इजराइल क्या करता है? इजराइल ऑलरेडी इन्वेड कर चुका है इनटू सीरिया। इस साइड से तुर्की उसके साथ लड़ रहा है। अब द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इट इज इन बिटवीन तुर्की एंड, किसके बीच है? तुर्की एंड सीरिया। तुर्की एंड कौन सा है? इजराइल। ठीक है। अब इसका थर्ड फैक्टर, आपकी गल्फ कंट्रीज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? द रिस्पॉन्स बाय जीसीसी, गल्फ कंट्रीज काउंसिल। गल्फ कंट्रीज काउंसिल, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? सऊदी अरब की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो अल जोलानी को प्रमोट करता है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स है इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग, अल जोलानी को प्रमोट करता है। ठीक है। उसके अलावा फिर आपका कुवैत जो है उसकी न्यूट्रल पॉलिसी है। कुवैत बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी पे चलता है। वो ये चाहता है कि मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन इससे अब दो चीजें वाज़ेह हो रही है। द फर्स्ट वन इज इजराइल अपना सपना पूरा कर रहा है, किस चीज का? ग्रेटर इजराइल का। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन बन रहा है? रिसेंटली दो फोर्सेस है, या तो शिया पॉलिटिकल इस्लाम होगा या सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम। शिया पॉलिटिकल इस्लाम, ईरान क्या हो गया है? साइड पे हो गया। रशिया जो उसको बैक कर रहा था वो भी साइड पे हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इट्स द सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम जो कि अभी तक ही माना जाता है कि वो क्या करेगा? वो पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को अगेंस्ट द इलीगल ऑक्युपेशन बाय इजराइल क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसमें एक और स्टैंस है। रशिया जो था उनके एक एयरबेस है, एक एयरबेस है उनका सीरिया में। उसके थ्रू वो चाहता था कि मैं फोर्सेस को सप्लाई करूं। कहां पर सप्लाई करूं? नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री कौन सी है? लीबिया का नाम सुना आप लोगों ने? लीबिया के अभी जो रिसेंटली उनके कमांडर हैं उनको प्रमोट करता है रशिया। अब जब रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया से खत्म हो जाता है तो क्या रशिया अपने इन्फ्लुएंस को अफ्रीका में रख सकता है? नहीं रख सकता, बिकॉज इन्फ्लुएंस रखने का सबसे बड़ा तरीका क्या था? सीरिया ही था। लेकिन सीरिया से रशिया का इन्फ्लुएंस क्या हो गया है? खत्म हो गया। ठीक है। सो अभी रिसेंटली हम ये कह सकते हैं कि असल में जो मिडिल ईस्ट है, जिसको कहा जाता था बीटिंग हार्ट ऑफ द सीरिया को कहा जाता था बीटिंग हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, आजकल वो क्या बन गया है? ब्लीडिंग हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। ठीक है। और सीरिया में मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि नेतन्याहू उसका स्टैंस ये है कि बेसिकली हम जाते वो कुछ बिब्लिकल उनकी कोटेशंस की तरफ इशारा करते हैं कि असल में हम यहाँ ये जो जगह है ये ट्रेडिशनली हमारे को ही बिलोंग करती हैं। इस्लामिक जो आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। लेकिन ओवरऑल मिडिल ईस्ट में ये इवॉल्व हो रहा है और एक बहुत बड़ी चेंज आने के करीब है पूरे के पूरे मिडिल ईस्टर्न एरिया।